हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोगों का 10th क्लास के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हमने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर को हमने 6 चैप्टर को कंप्लीट किया और ये हमारा कौन सा है, 7th चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारे देश की जो नेशनल इकोनॉमी यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, कैसी जीवन रेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें परिवहन के बारे में कौन कौन से टॉपिक को हम इसमें पढ़ेंगे, पहले हम उसे देख लेते हैं। अब जैसे कि दे रहा है यहाँ पे क्या कि परिवहन, अब पहले समझते हैं कि ये परिवहन क्या है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में इसके पहले प्रीवियस वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़े हुए थे तो उसमें हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे और संसाधन के लिए क्या क्या ज़रूरत था हमने ये भी पढ़ा था। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमने संसाधन उधर किया, यानी कि खनिज से हमारा जो जो भी निर्माण हुआ, चाहे कुछ भी में हम लोगों ने किया, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, साधन चाहिए, परिवहन चाहिए। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से चीज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं हम इन्हें पढ़ेंगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, देखिए इस पिक्चर में एरोप्लेन हो गया, यहाँ पे ट्रेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब परिवहन का तो चीज है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के आधार पे ये पढ़ना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसमें कि परिवहन क्या होता है। तो स्टूडेंट हमें क्या, पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा परिवहन क्या है। तो हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा आज का, पहले हम समझते हैं कि ये हमारा जो है परिवहन, ये क्या चीज़ है। ओके स्टूडेंट, चलिए परिवहन के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि परिवहन क्या है, तो परिवहन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो हमारा परिवहन है ना स्टूडेंट, ये क्या होता है कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसमें परिवहन की सबसे बड़ी भूमिका है। क्या है, सबसे बड़ी भूमिका, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिवहन जो है हमारा, परिवहन की अर्थव्यवस्था ये हमारा नहीं है, परिवहन की अर्थव्यवस्था में क्या होता है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण क्या होता है, भूमिका होती है, भूमिका होती है। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो परिवहन होता है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि परिवहन जो है, परिवहन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो हमारी भारत की इकोनॉमी है, हमारे किसी भी राष्ट्र की, भारत की नहीं किसी भी देश की आप ले लीजिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, तो उसमें उसकी अर्थव्यवस्था में परिवहन क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, यानी कि उसके इकोनॉमी को बढ़ाता है हमारा कौन सा, ये परिवहन। चलिए कुछ और बातें इसमें हम जानते हैं कि परिवहन के बारे में। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि परिवहन के द्वारा ही क्या होता है, कच्चा माल कारखानों तक पहुंचाया जाता है। अगर कहीं कच्चे माल बनते हैं, कहीं कच्चा माल है, तो इसको फैक्ट्रियों तक कौन पहुंचाएगा, परिवहन तो ही पहुंचाएगा ना। क्या करेगा, परिवहन पहुंचाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर कच्चा माल है, तो कच्चा माल क्या करता है, फैक्ट्रियों तक कच्चा माल को पहुंचाने के लिए अगर मैं यहाँ पे फैक्ट्री ले लूं, अगर तो फैक्ट्री तक क्या पहुंचाएगा, कच्चे मालों को परिवहन पहुंचाएगा। और फैक्ट्री से भी अगर मुझे इसको सेल करना होगा और कहीं भेजना होगा, तो भी क्या होगा, हमारा परिवहन यहाँ पे साधन का केंद्र बनेगा। क्या बनेगा, परिवहन ही क्या बनेगा, साधन का केंद्र बनेगा। तो वही चीज स्टूडेंट हम समझा रहे हैं कि जो परिवहन है, परिवहन के द्वारा ही कच्चा माल कारखानों तक क्या होता है, पहुंच पाता है, यानी कि पहुंचाया जा सकता है। अगर परिवहन नहीं है तो कच्चे मालों को फैक्ट्री तक ले जाने में क्या होगा, दिक्कत होता है। और कारखानों से जो उत्पादन होता है ना स्टूडेंट, जो कारखानों से उत्पादन ग्राहकों तक पहुंचते हैं, जैसे मैंने आपको ये बता ही दिया यहाँ पे कि कच्चा माल फैक्ट्रियों तक पहुंचा, और जो फैक्ट्री से आपका उत्पादन हो गया, निकला वहां से, अगर इसको हम ग्राहक तक अगर हम लेके जाएंगे, ग्राहक तक अगर पहुंचाना हो, सेलिंग करना हो, तो क्या होगा, परिवहन ही हमारा क्या होगा, साधन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कैसे परिवहन अपना यहाँ पे महत्व को दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, परिवहन जो हुआ हमारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में। चलिए कुछ और बातों को हम जानते हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी देश है, ठीक है, और जो उत्पादित करता है, वो कोई भी देश, अगर मान लीजिए यहाँ पे कि कोई भी देश हो, कोई भी देश आ जाए, और इस देश में क्या हो, जो उत्पादित होने वाले जो वस्तु हो, क्या हो, जो उत्पादित होने वाले वस्तु हो,
ओके, वस्तु हो और सेवाएं हो, और कोई भी सेवाएं हो सकता है। ओके, तो जो भी हमारे देश में या किसी भी देश में जो उत्पादित वस्तु होते हैं या जो सेवाएं होती हैं तथा उनके एक कोने से दूसरे कोने तक क्या करते हैं हम, आवागमन पर भी, यानी कि जो हम भेजते हैं या लाते हैं उस पर देश के विकास की दर क्या होती है, निर्भर करती है। देखिए स्टूडेंट, फिर से एक बार समझिए कि जो हमारी किसी भी देश के ले लीजिए आप, किसी भी देश की बात करिए, किसी भी देश में जो उत्पादित होने वाली वस्तु, ओके स्टूडेंट, क्या बताया गया, किसी भी देश में उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं तथा उनके एक कोने से दूसरे कोने तक क्या होता है, आवागमन पर उस देश की विकास की दर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी देश आप ले सकते हैं, इसमें वस्तु, सेवाएं तथा जो भी अन्य चीज जो आवागमन पर जो खर्चे होते हैं और जो परिवहन का यूज होता है, ये क्या करता है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पे निर्भर करता है, आर्थिक स्थिति को बढ़ा देता है। और भी अगर हम इसके बारे में समझें तो जो कुशल परिवहन है, किसी देश की कुशल परिवहन में क्या होता है, तेज विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वहां पे परिवहन, अगर किसी भी देश को अगर हम विकसित बनाना है, विकासशील बनाना है, तो वहां पे क्या होता है, परिवहन तेज हो जाती है। क्या होता है स्टूडेंट, जो ये परिवहन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये परिवहन क्या होता है, ये तेज हो जाता है किसी भी देश को विकसित, अगर विकसित देशों में ये परिवहन आप देखिए बहुत ही ज्यादा तेज होता है। और हमारे पास विकसित देश बहुत है, हमारा जो देश है, हमारा भारत जो देश है, ये भारत देश क्या है, ये हमारा डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश है। ये कौन सा देश है, ये विकासशील देश है। अब चाइना ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब के सब डेवलप्ड कंट्री है। हमारा जो डेवलपमेंट कंट्री, डेवलपिंग कंट्री अभी विकसित हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी आपने क्या पढ़ा, परिवहन के बारे में पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आप परिवहन के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे कि परिवहन हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे कैसे भूमिका अपना निभाता है, और परिवहन कैसे किस चीज को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। परिवहन अगर विकसित देश है वहाँ पे परिवहन की क्या महत्व है, आपने अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। और इसमें मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि परिवहन के अलावा अगर आप ले लीजिए कि परिवहन के अलावा भी कुछ ऐसे चीजें हैं, परिवहन के अलावा भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि क्या है, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है। अब वो कौन कौन से हैं, तो आप एक बात बताइए कि आप भारत में बैठ के अमेरिका के किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, तो उसी में हम ले सकते हैं कि संचार क्या होता है, संचार एक हमारा है, संचार। तो परिवहन के अलावा भी क्या हो गया, संचार की सहूलियत का भी महत्व होता है। यानी कि जो संचार है ये क्या करता है, ये भी हमारे अर्थव्यवस्था में क्या करता है, अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। तो आप देख ही सकते हैं संचार। अब संचार में क्या क्या हो सकता है, आप ये भी देख लीजिए। तो संचार के अंतर्गत हमारे क्या आ जाते हैं, टेलीफोन आप देख रहे हैं, आपने टेलीफोन के बारे में सुना ही होगा। टेलीफोन हो गया, जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट, ये सब क्या है, ये सब के सब संचार सुलभ हो जाते हैं। इसी से दोनों से क्या होता है कि संचार हमारा सुलभ हो जाता है। अगर आपको किसी भी देश के दूसरे देशों के पर्सन से बात करना है तो आप क्या करते हैं, टेलीफोन का यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल का यूज़ कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ को भेजना है, वहाँ पे मेल करना है, कोई भी चीज़ को, डॉक्यूमेंट को, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ईमेल, इंटरनेट से ईमेल कर देते हैं। इंटरनेट के ही सहायता से आप क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। ये सब के सब क्या है, ये संचार का एक रूप है, यानी कि संचार की एक फॉर्म है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ बातों को अब जानते हैं। आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि भारत क्या है, आज दुनिया के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, हमारा जो भारत देश है, ये जो भारत देश है वह दुनिया के बहुत सारे देशों से क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो भारत आज दुनिया के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से क्या है, जुड़ चुका है, यानी बहुत सारे देशों से इसका कनेक्शन बढ़ चुका है। अब देखिए आपकी जो भारत की सामाजिक और आर्थिक विकास जो है ना,
भारत की सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या है? रेल। अगर भारत की आप मान के चलिए कि जो सामाजिक, भारत की सामाजिक और आर्थिक, भारत की सामाजिक और आर्थिक क्या हुआ है? विकास में, इसकी अगर भारत की विकास अगर हो रही है आर्थिक तरीके से या सामाजिक तरीके से, तो उस विकास में हमारा कौन कौन है? विकास में आपका हो गया रेल, रेल के बाद आप सड़क परिवहन, रेल परिवहन ले लीजिए, सड़क परिवहन आपका आ जाएगा इसमें, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के बाद हमारा क्या होता है? हवाई यातायात आप ले सकते हैं, ये हवाई होता है, हवाई नहीं होता है, क्या होता है? हवाई यातायात। हवाई यातायात, आप इसमें बहुत सारे चीज, जैसे कि मान के चलिए कि आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, क्या करते हैं? रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न भी देखते हैं, डायरेक्ट इसको टीवी में लिख दे रहा हूँ, टेलीविज़न देखते हैं, थिएटर में सिनेमा देखने जाते हैं, ये है सिनेमा। सिनेमा के बाद आप क्या करते हैं कि बहुत सारे जो इंटरनेट है, आप अभी पढ़े इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट है, तो ये सब क्या है? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो इसके, ये क्या करता है? ये हमेशा से क्या कर रहे हैं? योगदान दे रहे हैं, किसमें? भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में। आप एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो चीज़ मैंने लिखा कि भारत क्या है, दुनिया के बहुत सारे देशों से क्या जुड़ चुका है, और भारत की जो सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि ये सब जो मैंने नाम आपको बताया कि रेल, सड़क परिवहन, हवाई यातायात, अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, ये सब और इंटरनेट, ये सब के सब क्या हैं? ये सब हमारे भारत में, ये जो हमारे ये चीज़ हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमेशा से योगदान रहे हैं। ये सब हमारे भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने में ये क्या कर रहे हैं? योगदान दे रहे हैं। अगर आप ले लेते हैं कि जैसे कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारत की अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है? बल मिलता है, यानी कि जो हमारी स्थानीय, स्थानीय का मतलब स्टेट टू स्टेट में, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझ रहे हैं, देश है किसी अन्य देश में। तो जो चीजें होती है ना कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारत की जो अर्थव्यवस्था को क्या मिला है? बल मिला है, और मजबूत अर्थव्यवस्था ने भारत के जीवन को क्या कर दिया है? खुशहाल बना दिया है। यानी कि जो हमारे स्थानीय और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन हो रहे हैं, ये जो हमारे बिजनेस, यानी कि कहने का मतलब है कि जो व्यापार किए जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और मजबूत अर्थव्यवस्था ने क्या किया है? हमारे देश को जीवन में क्या कर दिया? खुशहाल बना दिया गया है। चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे क्या कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप ही आपने पढ़ा था, सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा, रेल परिवहन, हवाई परिवहन के बारे में अब देखेंगे। तो चलिए कुछ बातों को देखते हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्या कि परिवहन के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवहन के साधन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला है हमारा स्थल रूप से, यानी कि अगर हम स्थल से जाएंगे, स्थल से होके, तो स्थल से क्या क्या चीज़ हो सकता है? परिवहन के माध्यम हमारे क्या है? जल भी है, जल के माध्यम से भी हम जाएंगे, और वायु के माध्यम से भी क्या करते हैं? हम परिवहन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जल के माध्यम से कौन है हमारा? सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, जो पाइपलाइन है ये हो गया। अगर हम जल के अंतर्गत ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा? आंतरिक जल परिवहन, यानी कि अंदर से, और समुद्री जल परिवहन। ये सब के सब स्टूडेंट क्या है? ये परिवहन के साधन है। अभी मैंने बताया कि जो आपने भी पढ़ा था कि परिवहन क्या होता है, कि हमारे किसी भी देश या राष्ट्र के क्या करता है? अर्थव्यवस्था को क्या करता है? वो बहुत सारी भूमिका निभाता है परिवहन। तो ये जो स्टूडेंट परिवहन है ना, ये परिवहन के साधन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा स्थल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर आपने पढ़ा ही है। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारा परिवहन है ना, ये तीनों तरीके से जा सकता है। आप स्थल से स्थल होके जा सकते हैं, जल से भी होके जा सकते हैं आप, और यहाँ वायु से भी, यानी एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। वही चीज दे रहा है कि अगर हम स्थल से जाएंगे तो क्या क्या परिवहन हो सकते हैं हमारे? तो सड़क माध्यम से जाएंगे, रेलगाड़ी से भी जा सकते हैं, और पाइपलाइन की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं? स्थल मंडल से हम निकल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जल के अनुसार, तो आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से या समुद्री जल परिवहन के माध्यम से हम जाएंगे।
अगर वायु की बात कर लिया जाए तो घरेलू विमान जो हमारे देश में देश हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय विमान हो गया। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में, बहुत सारे घरेलू एयरपोर्ट के बारे में। तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे क्या होती है, एरोप्लेन यहाँ से निकलती है। घरेलू विमान सेवा का मतलब हो गया कि जो हमारे देश में ही रह जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे घरेलू विमान सेवा में दो तरीके को कैटेगराइज किया गया है, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवाएं। सार्वजनिक का मतलब हो गया आपका गवर्नमेंट के रिलेटेड हो गया, और जो निजी हो गया यानी कि प्राइवेट सेक्टर का हो गया। ये हमारे दोनों क्या होते हैं, ये हमारे घरेलू विमान सेवा में आ सकते हैं, ये सार्वजनिक प्राधिकरण जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, और जो निजी विमान सेवा है ये किसी एक प्राइवेट यानी किसी भी एक इंसान का इस पे क्या होता है, हक होता है, एक समुदाय का हक होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट निजी विमान सेवा बोलते हैं। अब ये आप मत ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि निजी 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 क्या होता है, क्योंकि इसके पहले आपको निजी के बारे में बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। तो स्टूडेंट अब चलिए हम इसे क्या करते हैं कि बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें कि जल परिवहन क्या होता है, जल परिवहन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, रेल परिवहन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, पाइपलाइन के अंतर्गत क्या आता है, आंतरिक जो जल परिवहन इसके अंतर्गत क्या आता है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक एक करके बारी बारी से हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट पहले हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था परिवहन के बारे में, तो हमने पढ़ेंगे सबसे पहले सड़क परिवहन। किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले सड़क परिवहन के बारे में। हमारा जो पहला रहेगा वो रहेगा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन, अब ये सड़क परिवहन क्या है पहले हम इसे देखते हैं। तो आप एक बात याद रखिए कि भारत में जो सड़क है ना, भारत में सड़कों का जाल जो है ना, आज दुनिया के विशाल सड़क नेटवर्क में से एक है। ये जो भारत की जो सड़क है ये क्या है, ये दुनिया के विशाल जो सड़क है ना उसमें से एक है। भारत में बहुत ही ज्यादा क्या है, सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। अगर हम ये बात बोले कि भारत में कुल कितनी किलोमीटर सड़क आती है, तो आप कह सकते हैं कि 2.3 मिलियन, 2.3 मिलियन, यानी कि अगर हम इसे शॉर्टकट में बोल दें तो 23 लाख, क्या बोल सकते हैं इसको, 23 लाख। यानी कि जो हमारे देश में यानी कि हमारे भारत देश में सड़क परिवहन का जो जाल बिछा हुआ है ना, ये पूरे देश यानी कि बहुत सारे देशों का में से एक है। और हमारे देश में अगर ये पूछ दिया जाए कितने किलोमीटर में सड़क है, तो आज ये तो डाटा में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा था, एनसीईआरटी आपको बहुत पहले का डाटा देता है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो सड़क परिवहन जो 2.3 मिलियन किलोमीटर में है, यानी कि 23 लाख किलोमीटर, ये हमारे क्या है, सड़क है हमारे भारत की। भारत में इतनी किलोमीटर सड़क बिछा हुआ है। और तरीके से अगर मैं जैसे कि हमारा निर्माण होते हैं भारत में, जो ये हमारा सड़क का निर्माण होता है, कि निर्माण और रख रखाव के मामले में रेल की तुलना में सड़कें बेहतर होती है। अगर हम एक बात मान, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में, लेकिन अगर मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर हम निर्माण जो करते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं ना, टूट जाता है तो सड़कों का निर्माण करते हैं, तो निर्माण और रख रखाव अगर हम ले लें कि अगर किसी भी चीज का निर्माण करते हैं या हम रख रखाव करते हैं, रख रखाव का मतलब समझ सकते हैं कि बचाना। रख रखाव के मामले में क्या है, रख रखाव के मामले में हमारा जो ये क्या है, सड़क परिवहन रेल की तुलना में सड़कें बेहतर होती है। क्या होती है, रेल की तुलना में, रेल की तुलना में जो सड़कें हैं, सड़कें क्या होती है, बेहतर होती है। सड़कें बेहतर होती है। तो स्टूडेंट अभी अपने यहाँ पे क्या पढ़ा, हम अभी पढ़ रहे हैं, एक पहला टॉपिक हमने उठाया है, कौन सा टॉपिक है हमारा, सड़क परिवहन। कौन सा टॉपिक है, सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि वर्ल्ड में जितने भी सड़क है उसमें से भारत में भी क्या जाल बिछा हुआ है सड़कों का, और उनमें से एक बहुत ही बड़ा ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में अपना एक पोजीशन बनाता है। और भारत में कितने किलोमीटर में ये सड़कें हैं, तो 22.3 मिलियन किलोमीटर, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 23 लाख किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर हम इस बात को देखते हैं क्या कि निर्माण और रख रखाव यानी कि बचाव के क्षेत्र के मामले में रेल की तुलना में, जो रेल परिवहन होता है उसकी तुलना में जो सड़कें हैं ना वो बेहतर होती है। क्या होती है, बेहतर होती है। कौन, सड़कें बेहतर होती है रेल की तुलना में। और किस पोजीशन से, तो निर्माण और रख रखाव के मामले में। तो चलिए कुछ आगे हम जानते हैं इसके बारे में।
तो पहला पॉइंट ले सकते हैं कि पहला पॉइंट हम क्या ले सकते हैं कि रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत क्या होती है, कम पड़ती है। आखिर ये क्यों? तो कुछ हम पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे सड़क परिवहन के मामले में कि जो रेल है ना, रेल की तुलना में सड़क बनाने की लागत क्या होती है? सड़कें बनाने की लागत कम होती है, यानी कि रेल से हमें कम पैसा लगता है सड़क बनाने में, इसलिए बेहतर है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो सड़कें ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। ये जो सड़कें हैं ना, वो सड़क जो है हमारी, कोई भी सड़क है, सड़कें जो हैं ये ऊबड़ खाबड़ जमीन पे भी बना सकते हैं हम, ऊबड़ खाबड़ स्थानों पे बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रेल परिवहन से हमारे जो सड़क परिवहन है कैसे अंतर पड़ते हैं। अब तीसरा अगर हम पॉइंट लेने, इससे अगर हम कंपेयर करें तो आप बोल सकते हैं कि जो सड़कों का निर्माण है ना, इस निर्माण पे क्या होता है, अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से बना सकते हैं। मैं इसे बोल दे रहा हूँ कि ये जो सड़कें हैं, ये जो हमारे सड़कें हैं ना, ये रेल परिवहन से कैसे अलग हैं, क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हैं, अधिक ढाल पे भी बना सकते हैं। आप बात को सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, अधिक ढाल पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे सड़कें अधिक ढाल पर भी बनाई जा सकती है, पर भी क्या कैसे बनाई जा सकती है। या हम इसे क्या कर सकते हैं, पहाड़ों की ढलानों पे बना सकते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पहाड़ों की ढलानों पर भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सड़कें जो है कितनी आसानी है रेल परिवहन से आप देख ही सकते हैं, और बहुत ही कम लोग तथा कम आसान की छोटी दूरी तक क्या कर सकते हैं, पहुंचाने के लिए हम सड़क मार्ग ही हमारा बेहतर होता है। अगर हमें छोटी से छोटी जगहों पर पहुंचाना हो तो सड़क माध्यम से जा सकते हैं, क्योंकि रेल आपको जानते हैं कि हमारा क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। सड़क परिवहन से क्या होता है, परिवहन के अन्य साधन तक कड़ी का काम किया जा सकता है। और भी जो साधन है सड़कों के माध्यम से, तो हम अगर हमें स्टेशन जाना है तो क्या हम डायरेक्ट घर से तो रेल से नहीं निकल जाते हैं, हमें सड़क से ही जाना पड़ता है। तो सड़क जो है ना और अन्य परिवहन को भी क्या करता है, ये जोड़ता है। अब चलिए कुछ बातें और जानते हैं हम। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि आप जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसे हम देखेंगे कि भारत में सड़कों के कैसी कैसी प्रकार होती हैं। तो भारत में बहुत सारे सड़कों की प्रकार होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें क्या निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि भारत में बहुत ही ज़्यादा घनी हमारी क्या है, सड़क है। और उसको देखते हुए क्या कर दिया गया है कि भारत में जो सड़कें हैं उनकी क्षमता के आधार पे इस सड़कों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। और ये कौन कौन से सड़कें हैं तो आप हम आगे पढ़ेंगे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें और इन सड़कों का महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग की ये जो पिक्चर्स आपको देख रहे हैं ना, इसमें बताने के लिए बोला। चलिए उसके पहले हम ये जो हमारे 6 प्रकार के जो बांटा गया है ना हमारी सड़कें, अब उसमें देखते हैं। जो पहला हमारा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। कंपटीशन लेवल के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसे हम देखते हैं क्या कि जैसे कि दे रहा है कि भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली क्या किया है, महाराजमार्गों को सड़क परियोजना प्रारंभ की है। ओके स्टूडेंट, यानी कि जो चीज यहाँ पे दे रहा है कि यह लेन क्या कर रही है, 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना है। ये क्या है, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, ये क्या है, 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना है, जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ता है। किसे जोड़ता है, आप देखिए यहाँ पे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, और ये क्या करता है, और दिल्ली को जोड़ता है। ये क्या करता है, ये 6 लेन वाली हमारी क्या है, राजमार्ग है।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे कि आप इसमें देखते हैं स्टूडेंट कि ये दक्षिण में क्या करता है, ये दक्षिण में कॉरिडोर श्रीनगर, इसका जो दक्षिण कॉरिडोर है वो श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। क्या करता है, श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में ये सिलचर और पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। चलिए स्टूडेंट, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि ये सड़क परियोजना प्रारंभ की है और इस परियोजना के 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। और ये कौन कौन से, तो अभी मैंने बताया कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ना, इसका कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। यानी कि हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जाइएगा तो ये जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। लेकिन अगर द्वितीय कॉरिडोर इसका देखें पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये जो गलियारा है इसका वो सिलचर जो कि असम में है और पूर्व में असम पड़ता है, और गुजरात हमारा पोरबंदर को जोड़ता है ये। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं, या कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी आप ये देख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है ये 6 लेन वाली है और ये किसको किसको जोड़ती है, तो आप देख सकते हैं उत्तर से पश्चिम में आप श्रीनगर से कन्याकुमारी ले सकते हैं, और पूर्व से पश्चिम में ले तो असम एक सिलचर आता है उसको, और जो गुजरात में पोरबंदर आता है जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसको क्या करता है, ये ऐड करता है यानी कि जोड़ता है। और इस महाराजमार्ग का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या करता है कि भारत के मेगा सिटी के माध्यम की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करता है, यानी कि कम करता है। अगर हम कहीं जाते हैं वहां से अगर आने में क्या करता है, हमें क्या करता है, आने और जाने में ज़्यादा समय न लगने के कारण ये क्या होता है, सबसे कम समय में हम यहाँ से आ जा सकते हैं। और यह राजमार्ग परियोजना क्या है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। क्या है ये, हमारे भारत के राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है। ठीक है, ये हमारा आता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे और सी, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो हमने अभी पढ़ लिया कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। हमारा जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग, हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है ना स्टूडेंट, ये भारत के सुदूर हिस्सों को आपस में जोड़ता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करते हैं, इसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं। ये सुदूर, जो दूर वाले चीज होते हैं ना, ये सुदूर हिस्सों को जोड़ता है। ये क्या करता है स्टूडेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं ये सुदूर हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं, और राष्ट्रीय राजमार्ग देश के मुख्य सड़क प्रणाली बनाते हैं। और अगर भारत की बोलते हैं तो भारत की यानी कि किसी भी देश की, और ये क्या करते हैं, किसी देश की मुख्य सड़क प्रणाली, क्या करते हैं ये, मुख्य सड़क प्रणाली, किसी देश की मुख्य सड़क प्रणाली बनाते हैं। कौन, नेशनल हाईवे। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और इन्हें क्या होता है कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है। अगर हम इसे बोल दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो होती हैं ये किसके द्वारा बनाया जाता है और किसके द्वारा अगर ये मेंटेन किया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा इसके क्या होता है, इसे हम बनाते हैं और इसकी मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को अगर बनाना है या इसे मेंटेनेंस बनाए रखना है तो हम इसमें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या करता है, इसमें काम करता है। चलिए अब हम कुछ पढ़ते हैं राज्य मार्गों के बारे में। क्या पढ़ते हैं, राज्य मार्ग के बारे में। अभी हमने पढ़ा था नेशनल हाईवे के बारे में, पढ़ेंगे स्टेट हाईवे के बारे में।
राज्य मार्ग। अब ये राजमार्ग क्या होता है? तो जो ये राज्य राजमार्ग है ना, ये राज्य राजमार्ग है, सॉरी, ये राज्य राजमार्ग है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि राज्य राजमार्ग के तहत वो सड़कें आती हैं जो किसी भी राज्य की राजधानी को विभिन्न जिलों मुख्यालयों से जोड़ती है। अगर हम बोल दें राज्य राजमार्ग के बारे में तो स्टूडेंट आप इससे ये समझ लीजिए कि जो हमारा राज्य राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग, ये राज्य राजमार्ग के तहत, राज्य राजमार्ग के तहत वो सड़कें आती हैं वो सड़कें आती हैं जो किसी भी राज्य की, जो किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की क्या करती है? किसी भी राज्य की राजधानी, किसी भी राज्य की राजधानी, किसी भी राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। जिला मुख्यालयों से, एक मिनट स्टूडेंट, मुख्यालयों से क्या करती है? जोड़ती है। ओके स्टूडेंट, तो जो राज्य राजमार्ग है ना, इनका काम होता है कि राज्य राजमार्ग के तहत वे सड़कें आती हैं जो किसी भी राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसका जो रख रखाव होता है ना, राज्य राजमार्ग का जो रख रखाव होता है, ये कौन करता है? तो इसे स्टेट पब्लिक, कौन करता है इसको स्टूडेंट? स्टेट पब्लिक। स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ओके स्टूडेंट, इसका जो रख रखाव या मेंटेन बनाए रखता है उसको कौन करता है? ये स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करता है। अब हम पढ़ेंगे जिला मार्ग के बारे में। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? जिला मार्गों के बारे में। चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे जिला मार्ग। जिला मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। ये जिला मार्ग क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जो जिला मार्ग जो होता है ना, ये होता है कि जिला मुख्यालयों को जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़क को जिला मार्ग कहते हैं। क्या करते हैं कि जो जिला का मुख्यालय होता है ना, जिला का जो मुख्यालय होता है, जिला मुख्यालयों को जिले के अन्य क्या करता है? जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली, अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़कों को जिला मार्ग कहते हैं। सड़कों को क्या बोलते हैं? जिला मार्ग। ओके स्टूडेंट, तब यहाँ पे देख ही सकते हैं किसे बोलते हैं। और इसका जो रख रखाव होता है वो जिला परिषद द्वारा किया जाता है। अगर इसका मैं बोल दूं कि रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो जिला परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? इसका रख रखाव जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें हम पढ़ेंगे अन्य सड़कों के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो अन्य सड़क, अन्य सड़कें, क्या दिया इसमें? अन्य सड़कें। अब अन्य सड़कें क्या होती है तो समझ लीजिए। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो अन्य सड़कें होती है ये ग्रामीण सड़कें इस श्रेणी में आती है। अन्य सड़कों की श्रेणी में कौन आते हैं? यानी कि ये ग्रामीण सड़कें जो होती है ना, उसमें ये अन्य सड़कें आती हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों के निर्माण में तेजी आई है।
जो हमारा ये ग्रामीण सड़क परिवहन है ना, इसके अनुसार तेजी आई है और इस योजना को इस उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि देश भर में हर गांव पक्की सड़कों से किसी मुख्य शहर से जुड़ जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अन्य सड़क बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो सीमांत सड़कें आती हैं। क्या होती है, सीमांत सड़कें। क्या होती है स्टूडेंट, सीमांत सड़कें। अब ये क्या होता है, तो सीमा पर स्थित सड़कों को इस श्रेणी में रखा गया है। सीमा यानी कि बॉर्डर पे जो सड़कें हैं उनको श्रेणी को सीमांत सड़कों में रखा गया है और इनका निर्माण और रख रखाव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, इनका जो होता है ना ये बॉर्डर के द्वारा, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनका रख रखाव किया जाता है और 1966 में किया गया था, यानी कि हम ले सकते हैं कि 1966। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें सड़कों का घनत्व। चलिए स्टूडेंट अब इसके बारे में पढ़ेंगे, सड़कों के घनत्व के बारे में। कुछ आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को दिखा दे रहे हैं। भारत के नक्शे में ये जो हमारा दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या है, ये हमारा पिक्चर दिया हुआ है। आप देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक आता है। आपको मैप में ये दिख रहा होगा श्रीनगर, ठीक है, यहाँ से ये जो सड़कें ये दिख रही होगी आपको। मैं आपको ये सांप के माध्यम से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आपकी जो सड़कें आ रही है, ये वाली सड़कें, ये यहाँ पे ये क्या है, यही हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कें हैं। और यहाँ से आकर थोड़ी सी यहाँ पे आइए और यहाँ से आकर ये कन्याकुमारी तक मिल गई। और जो पूरब से जाती है ना, पूरब से आप देखिए यहाँ पे ये सिलवार है, आपको बताया गया था ना असम में ये सिलवार, और ये आएगा आपका ऐसे 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 ये, और ये कहाँ जाएगा आपका, ये हमारा इसको जोड़ेगा, पोरबंदर को जोड़ देगा। तो यही हमारा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए ना, चतुर्भुज यानी कि चारों तरफ काट रहा है, इसे हम बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप देखिए पीला कलर में जो है स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये पूरब से पश्चिम का गलियारा है और स्वर्ण चतुर्भुज हम बोलते हैं इसे, स्वर्ण चतुर्भुज। ये हमारा क्या है, स्वर्ण चतुर्भुज है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज है लेकिन स्वर्ण चतुर्भुज इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये उत्तर दक्षिण गलियारा होगा, ये पूरा पश्चिम गलियारा होगा, देख सकते हैं आप पूरा पश्चिम गलियारा। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या संहिति को दर्शाता है ये सब। ओके स्टूडेंट, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे नंबर 2, 3, 9 ऐसे देता है ना, उसी सबको दर्शाता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जिला, इस सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1960 में बनाया गया था। सीमांत सड़कें कब बनाया गया था, 1966 में बनाया गया था। और ये हमारे क्या होते हैं, ये अतिरिक्त भारत सरकार के प्राधिकार अधीन सीमा के गठनों के देश में सीमांत सड़कों में ये आते हैं। तो मैंने आपको ये सब बता दिया। तो चलिए स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सड़क घनत्व के बारे में देखते हैं। हमें क्या पढ़ना है, सड़कों घनत्व के बारे में। जैसे कि दे रहा है क्या कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को क्या बोलते हैं, सड़क का घनत्व कहते हैं। यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों को वर्ग घनत्व बोलते हैं। तो देश में सड़कों का जो वितरण क्या है, एक समान नहीं है, वितरण जो एक समान नहीं है। और इसका घनत्व जम्मू कश्मीर में क्या है, 12.14 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर है। केरल में देखिए अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि जम्मू एंड कश्मीर में 12.14 है और केरल में यही है 517.77 किलोमीटर में है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के तक है। जबकि आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का जो औसत राष्ट्रीय घनत्व है वो 142.68 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर था। क्या था, 2011 के अनुसार सड़कों का जो औसत राष्ट्रीय घनत्व था पहले वो 142.68 किलोमीटर था। अब जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिया रहा है कि यातायात और यांत्रिकों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त रहा। बहुत सारे जो ट्रैफिक होने लगे, बहुत लोग आने लगे, तो इससे क्या होने लगा कि सड़क पे यानी कि जल अपर्याप्त होने लगे और लगभग आधी सड़कें कच्ची पड़ गई। क्या पड़ गई, आधी सड़कें कच्ची पड़ गई और वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। क्या होता है, सीमित हो जाता है, जिसके कारण अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग भी क्या है, अपर्याप्त है। और इसके साथ शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग और भीड़ भरी रही तथा पर बने पुल, जो पुल बने या पुलिया जिसको हम लोग कलवर्ट्स बोलते हैं, ये पुराने तथा तंग हो गए, यानी कि टूटने लगे पुराने होकर। आप यहाँ भी देख सकते हैं सड़कें हैं, देख सकते हैं ये पहाड़ों पे सड़कें चढ़ी हुई है। अब हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। तो चलिए हम कुछ रेल परिवहन के बारे में जानते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे रेल परिवहन के बारे में। क्या देखेंगे, रेल परिवहन।
रेल परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये रेल परिवहन क्या होता है? तो आप देखते हैं कि हमारे देश में लोगों और माल ढुलाई के लिए रेल की मुख्य साधन है। यानी कि अगर कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर हम किसी गुड्स को ले जाते हैं, यानी कि सामान को ले जाते हैं, या कोई माल हम जिससे बेचते हैं, कोई सब्जी हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम सड़क यानी कि रेल परिवहन से हमारा क्या होता है, सुविधा होता है ले जाना। और रेल की लंबी दूरी तक माल ढुलाई आसानी से होती है। यानी कि लंबी दूरी के लिए तो हमारा ये रेल है, लंबी दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, ये हमें इसका तय कर सकते हैं। और रेल ने व्यवसाय, पर्यटन, तीर्थ यात्रा को भी बढ़ावा दिया है। अगर हम इसमें ले लें कि हमारी जो रेल परिवहन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जितने भी हम माल ढुलाई करते हैं, यानी कि जो भी हम चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा ये काम करता है, बहुत ही बड़ा रोल अपनाता है। और लंबी जो दूरी होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लंबी जो दूरी हम ले जाते हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए बेटर होता है। ओके स्टूडेंट, जो पर्यटन होते हैं, व्यवसाय आप करते हैं या पर्यटन पे कहीं जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी को भी क्या कर रही है, रेल बढ़ावा दिया हुआ है। और रेल भारत के लोगों की आर्थिक जिंदगी को एक धागे में पिरोन का काम करता है, एक धागे के साथ बांधने का काम करता है। और ये कृषि और उद्योग के विकास में भी मददगार साबित हुआ है। अगर हम परिवहन, रेल परिवहन की बात बोलें तो कृषि में कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है। जब कृषि आप करते हैं, खेती करते हैं, तो इससे निकले हुए अनाज आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, आप रेल के माध्यम से उसको आसानी से ले जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है क्या कि ये रेल कब बना। तो भारतीय रेल जो है ना, देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक सेक्टर आती है, ये कमर्शियल सेक्टर में आता है। ओके स्टूडेंट, ये सार्वजनिक सेक्टर का उपक्रम है। और भारत में पहली जो रेल थी ना, ये मुंबई से थाने चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी, मुंबई में, यानी कि मुंबई से थाने, महाराष्ट्र के मुंबई से थाने 1853 में क्या किया गया था, इनको चलाया गया था। क्या किया गया था, 1853 में चलाया गया था। तो आप रेल परिवहन के अंतर्गत आप देख ही सकते हैं कि रेल परिवहन में क्या हो कि माल ढुलाई आसानी से की जा सकती है। इसमें लंबी दूरी को आसानी से हम तय कर सकते हैं। कृषि जो हम करते हैं, कृषि भी क्या करता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, किस पे, रेल परिवहन पे। और रेल परिवहन जो है, रेल सबसे पहले भारत में कब चलाई गई थी, मुंबई से थाने चलाई गई थी। कब, 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो अभी क्या आपने पढ़ा था स्टूडेंट कि हमारे लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में क्या हुआ था, 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल चली थी। 1853 में कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच चली हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा प्रमुख परिवहन है, ये रेल परिवहन की साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से क्या हुआ है, 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय सेवक के रूप में जानी जाती है, यानी 150 वर्षों से पहले से भी। अब आप देखिए कि भारतीय जो रेलवे है ना, ये देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र गति से क्या कर रही है, विकास के लिए उत्तरदायी है। क्या करिए, विकास के लिए उत्तरदायी है। और 31 मार्च 2011 के दिन भारतीय रेल परिवहन की जो मार्गीय लंबाई है 64,460 किलोमीटर थी, और जिस पर 7,133 स्टेशन थे। क्या, 7,133 स्टेशन थे, तथा 9,213 रेल इंजन बनाए गए थे, और 53,220 रेल यात्री सेवा वाहन थी। 6,493 अन्य कोच वाहन थे, तथा 2,29,381 माल गाड़ियां शामिल थी। तो आप देख रहे हैं 2011 के समय इतनी माल गाड़ियां शामिल थी, 2,29,381। तो आप सोच लीजिए कि अभी कितनी होगी। अभी मैंने जो आपको पॉइंट बताया था उधर कि भारतीय रेल परिवहन देश की सर्वाधिक क्या सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरण में आती है। और देश की जो पहली रेलगाड़ी थी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दे रहा है, अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय जो रेल मार्ग है, यहाँ पे ये बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन, तो मीटर गेज में होता है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.676 मीटर की होती है, 1 मीटर। और ये होता है 0.72, यानी कि छोटी लाइन की होती है। और रूट किलोमीटर में तो देख सकते हैं किलोमीटर में इतनी है आपकी बड़ी लाइन की। वाहन मार्ग अगर ले लें तो इतना है, और कुल टोटल मार्ग ले लिया जाए तो इतना है। और आप इसमें भी देख सकते हैं इसकी रूट लाइन, ये सब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे टोटल, आप यहाँ पे ये कंपाइल करके देख सकते हैं। रेल परिवहन मंत्रालय ईयर बुक 2010-11 के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय रेलवे को क्या किया गया है, 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। यानी कि कितने जोनों में बांटा गया है, 16 रेल प्रखंडों में बांट दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, इनको हम 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किए हुए हैं। और ये कौन कौन से हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि देश में रेल परिवहन क्या है, विकास प्रभावित करने वाली कारकों को भूगार्भिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारक प्रमुख है।
उत्तरी मैदान वाली विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि, प्रचुर संसाधनों कारण रेल परिवहन के विकास में क्या हुआ है, वृद्धि की सहायक रहा हुआ है। यद्यपि अल्पसंख्यक नदियां जो है विस्तृत जल मार्गों से पुलों का निर्माण कुछ बाधाएं आई, प्रायद्वीपीय भारत में राजमार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों ये पड़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, पहाड़ी छोटी पहाड़ियाँ सुरंग आदि से होकर क्या होती है, गुजरती है। और हिमालय जो पर्वत है ना, हिमालय पर्वत के क्षेत्र में दुर्लभ उच्चवास, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, क्योंकि वहाँ पे क्या उबड़ खाबड़ के कारण। और इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में रेलवे लाइन निर्माण करना कठिन है। क्या है, रेलवे लाइन निर्माण करना कठिन है। अब आप देख सकते हैं कि सह्याद्री जो होता है तथा उसके सन्निहित जो क्षेत्र है ना, उसमें भी घटा या दर्रों के द्वारा भी पार करना संभव हो गया। अब कुछ वर्ष पहले क्या हुआ कि भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र जो कि पश्चिमी तट के कोंकण रेलवे हो गया हमारा, विकास में यात्रियों वस्तुओं आवागमन की सुविधाजनक क्या कर दिया गया, बना दिया गया। जैसे दिया गया स्टूडेंट की यद्यपि यहाँ असंख्यक समस्या भी आई, बहुत सारे समस्या आई। भूस्खलन हो गया, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक धंस गए, ये बहुत सारी जो इसमें क्या हो गई थी, परिस्थितियाँ आ गई थी। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे क्षेत्र हैं ये जैसे कि दे रहा है कि आज राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था परिवहन है, जो हमारे जो अर्थव्यवस्था जो ये परिवहन दे रहा है, इसमें क्या है, अन्य सभी साधनों से यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त हो गई। यानी कि धीरे 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 हमारी जो रेल परिवहन समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, और बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, और रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्या भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। यानी कि देखते हैं कि यहाँ पे रेल में भी बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। जंजीर खींचकर यात्री क्या करते हैं, अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ जाती है। अब जरा सोच ही सकते हैं आपकी जो रेलगाड़ियाँ होती हैं वो निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। आप रेलगाड़ी चलती है, आप बोलते हैं कि रेलगाड़ी समय से नहीं आती, या कुछ भी आप एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जो बीच में ही क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ इंसान जो होते हैं, वो क्या करते हैं, महान लोग, महानुभाव लोग क्या करते हैं कि रेल के चैन खींचकर उनको रोक देते हैं, और उनके टाइमिंग में क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, जिसके कारण यही रेल क्या होता है, लेट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये पाइपलाइन के बारे में पढ़ना है। पाइपलाइन, पाइपलाइन क्या होता है, तो भारत के परिवहन मानचित्र भी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हम परिवहन को पढ़ रहे हैं, अभी तो हमें जलमार्ग जल पढ़ना ही है। पाइपलाइन के एक नया परिवहन का साधन है। ये कैसा परिवहन है, तो पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योग पानी पहुंचाने में हेतु होता था, लेकिन आज क्या हो रहा है, तो आज आप देख सकते हैं कि आज इसका प्रयोग कच्चा तेल लाने में, पेट्रोल को लाने में, उत्पादन तथा तेल से प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधन सलाहों में, उर्वरक कारखानों में इसे बड़े पैमाने पर इसे किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, अब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ये कौन कौन से जाल हैं, ऊपरी असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक, इसका एक शाखा बरौनी से राजबद्ध होकर हल्दिया तक है। क्या है, हल्दिया तक है इसका, बरौनी से लेकर, और राजबद्ध से मौड़ी ग्राम तक गुवाहाटी के सिल्लीगुड़ी तक ही है, पश्चिम बंगाल में सिल्लीगुड़ी आता है। अब दूसरा जो पॉइंट इसका आता है ना, वो गुजरात में, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे कि गुजरात में सलाया से भीरम गांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में क्या होता है, जालंधर तक जाता है, और इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चकस्सू के अन्य स्थानों को जोड़ती है। अब गैस पाइपलाइन के बारे में अगर बात कर लिया जाए, गुजरात में हजीरा, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलती है, और यह मध्य प्रदेश में विजयपुर के रास्ते होकर जाती है, और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश और सहारनपुर, बबराल एवं अन्य देशों पर यह मिलता है। चलिए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब जल परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम केवल परिवहन यानी कि जो सड़क परिवहन था उसके बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में कि जल परिवहन होता क्या है। देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि भारत के लोग अंतकाल समुद्री यात्रा करते थे पहले के लोग, और नाविकों से दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय सांस्कृतिक व्यवसाय व्यापार को फैलाया गया था इसी के माध्यम से। जल परिवहन क्या है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो जल परिवहन है। और यह भारी स्थलकाय वस्तु को ढोने में क्या अनुकूल है, ये भारी को हम नहीं ढो सकते हैं, और ये परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम
पर्यावरण अनुकूल है, इसमें कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। और भारत में अतः स्थलीय नौचालन राजमार्ग जो है 14,500 किलोमीटर लंबा है और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर वन मार्ग ही है। और मशीनीकृत नौकाओं द्वारा क्या हुआ है, मशीनीकृत जो नौकाएं हैं उनके द्वारा तय किया जाता है। और निम्न जल मार्गों के भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे पढ़िएगा, जैसे दे रहा है क्या, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल राजमार्ग जो कि 1620 किलोमीटर का है, इसको नौगम्य जल मार्ग फर्स्ट कहते हैं। अगर ये आ जाएगा नौ जल मार्ग फर्स्ट कौन है, तो हल्दिया से इलाहाबाद। संधिया और धुबड़ी मध्य 891 किलोमीटर का है, ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है ये, और ये नौगम्य जल मार्ग 2 है, संधिया से धुबड़ी। केरल के पश्चिम तटीय अगर मैदान लेते हैं, इसको कोट्टापुरम और कोल्लम के बीच लेते हैं, उद्गम मंडल और चंपाकारम नहर है, ये 205 किलोमीटर की आती है और ये थर्ड जल मार्ग है हमारा। काकीनाडा ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं काकीनाडा, क्या होता है काकीनाडा, किधर गया स्टूडेंट, ये काकीनाडा और पुदुचेरी नहर, ये क्या एस्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी के विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्या F4 है। उसी तरह हम लेते हैं मताई नदी, ये हमारी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मानी नदी, पूर्वी तटीय नहर तथा ब्राह्मणी जो नदी का विशेषकर विस्तार क्या है 588 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग ये 5 है। कुछ अन्य भी अंतर राजमार्ग भी आए जिन पर क्या होता है परिवहन होता है, जैसे कि मांडवी नदी हो गया, जुआरी हो गया, कुंबड़जुआ हो गया, सुंदरवन बराक, केरल का पश्चजाल और कुछ नदियों के ज्वारीय विस्तृत इसमें शामिल है। तो स्टूडेंट में आप देख सकते हैं कि देश का 95% जो व्यापार है ना मुद्रा रूप में, 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर प्रमुख समुद्री पतन भारत में इतना यानी कि 7,516.6 किलोमीटर जो है लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्य छोटे पतन है। क्या है, 12 प्रमुख यानी कि 12 बड़े और 187 क्या है छोटे हैं। और ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। क्या करते हैं, 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष और कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित है, यानी कि कक्ष में ने कांडला पतन था, ये सबसे पहला है। और ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई में होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। ये कौन, कांडला। कांडला जो है एक ज्वारीय पतन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कांडला कैसा पतन है, तो ये हमारा क्या है, एक ज्वारीय पतन है। कैसा पतन है, ये एक ज्वारीय पतन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात औद्योगिक तथा खाद्यान्नों का आयात निर्यात को संचालित करता है। कौन, कांडला। अब आते हैं मुंबई पे। मुंबई जो है ना कि बृहत है, बहुत ही बड़ा पतन है भारत का, और जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत सुचारू क्या है पोतात्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित कर दिया गया, यानी कि इसके भार को कम करने के लिए। और इसके पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा को प्रदान किया गया। जो ये लौह अयस्क के निर्यात संदर्भ में मार्मागोवा जो कि गोवा में आता है, मार्मागोवा पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है और यहाँ देश के कुल निर्यात का आधा यानी कि 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है मार्मागोवा से। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पतन केंद्रमुख खानों से निकलने लौह अयस्क का निर्यात करता है। और सुदूर दक्षिण पश्चिम कोचिन पतन, और यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक प्रोत्तरा है। कौन, मार्मागोवा। तो स्टूडेंट आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पूर्वी तट के साथ क्या है, तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतीकोरिन पतन भी है और यह प्राकृतिक प्रोत्तराएं हैं तथा इसकी जो पृष्ठभूमि है ना वो भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका हो गया, मार्मागोवा में मालदीव हो गया, तथा हमारे देश के तटीय क्षेत्र के विभिन्न वस्तु व्यापार को संचालित करते हैं ये सारे पतन। और चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है और व्यापार की मात्रा से तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बारे में दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा सुरक्षित पतन है। विशाखापट्टनम जो है ना ये स्थल से घिरा है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे गहरा पतन कौन सा है तो विशाखापट्टनम ही है, और सुरक्षित पतन के माध्यम से भी है। प्रारंभ में ये पतन जो है लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था और ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता में एक अतः स्थलीय जो नदियां है ना पतन, यह स्थलीय रिवराइन नदी है और गंगा
पतन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद समृद्ध सेवाएं हैं। अब ज्वारीय पतन के बारे में आप जानते ही हैं होने के, तथा हुगली जो तलछट जमाव नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, कोलकाता पतन को बढ़ाते हैं, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे स्टूडेंट, वायु परिवहन के बारे में देखते हैं कि वायु परिवहन क्या है। अब जैसे दे रहा है कि आज वायु परिवहन क्या है, तीव्र आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। क्या है? तीव्र आरामदायक और प्रतिष्ठित साधन है। एक जगह से दूसरे जगह बहुत आराम से समय को बचा के आप जा सकते हैं, और इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान जैसे कि ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। और वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोच या नदियों, बिछिन्न धरातल, घने निरंतर आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे क्या कर दिया? अधिक अभिगम्य बना दिया गया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारा मुख्य पतन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। चलिए आप यहाँ पे देखिए, ये अमृतसर हो गया, दिल्ली में आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, और आज यहाँ पे कांडला, तो ये आपका पोत है, पतन है। कोलकाता में आज ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हल्दिया, पारादीप, ये पतन है, और ये हमारा एयरपोर्ट है विशाखापट्टनम। हैदराबाद में हमारा क्या है, ये एयर प्लेन है। यहाँ पे देखिए आप चेन्नई है, ये नहीं समझ में आ रहा है। न्यू मंगलोर पतन गोवा के पास में, मार्मा गोसरी गोवा में, मंगलोर के पास में है ये कोच्चि, तुतीकोरिन। और आप इधर कोई ऐसा कोई पतन नहीं है। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं ये समुद्री पतन, ये जैसे कि दे रहे हैं यहाँ पे, ये समुद्री पतन और ये हवाई जहाज़ के लिए। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसे दे रहा है कि संचार क्या है, बहुत आसान हो गया इसके माध्यम से। दूरी जो दूसरी संचार, जनसंचार, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस, सिनेमा आदि देश की क्या है प्रमुख साधन, जो कि मैंने पहले ही आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। जैसे स्टूडेंट दे रहा है यहाँ पे कि सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन आ जाए कब किया गया, तो 1953 में किया गया। और व्यावहारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है, और एयर जो है ना अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी तटीय संक्रियाएं मामगम्य होते हैं। अब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अब हम देखेंगे स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो राज्य और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या होता है, यही व्यापार कहलाता है। कह रहे हैं कि बाजार एक ऐसी जगह है जहां इनका विनिमय होता है। क्या होता है? इनका विनिमय होता है, और दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच अगर हम व्यापार करेंगे, मध्य व्यापार होगा, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों के द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थलीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के माध्यम से होता है। यह स्थलीय व्यापार है। स्थानीय व्यापार एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसकी आर्थिक वैभव का सूचक होता है, और इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बैरोमीटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट आप आगे बढ़ती है और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करते हैं, जो भी हमारे देश है ना, सभी देश वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं उसके पे निर्भर करते हैं, क्योंकि जो संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है। क्या है? क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। आयात निर्यात व्यापार के घटक हैं ये, और आयात निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित बनाए रखता है, संतुलन बनाता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या होते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन बोलते हैं। कब? जब निर्यात का मूल्य आयात से अधिक हो। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। अगर आपका निर्यात की अपेक्षा आयात अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं ना, सॉरी, इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात, अगर हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात अधिक कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? असंतुलित व्यापार ये कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है, और पिछले कुछ वर्षों में 2010 से 11 तक निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं थीं, और कृषि वर्गों के संबंध उत्पाद से वृद्धि कृषि में 9.9%, खनिज अयस्क में 4%, रत्न और जो जवाहरात हैं 14.7%, पेट्रोलियम उत्पादन कोयला सही 16.8%। ये सब हमारे कुछ परसेंटेज है, आप एनसीईआरटी के बुक में आप देख सकते हैं। रत्न में इतना, मशीनरी, गोला
वनस्पति से उर्वरक में इतना, खाद्यान्न में 6.3%, वनस्पति से 17.4%। ये सब हमारे कुछ पर्यटन। अब हम देखेंगे पर्यटन के व्यापार के रूप क्या थे। तो पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योगों के महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पर्यटन बहुत सारे हुए हैं, यहाँ पे लोग आते हैं। 2009 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश के विदेशी पर्यटनों के यानी कि आगमन में क्या हुआ कि 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई। 9 में जितनी थी ना, 10 में देखा गया तो 9 से ना 11.8% की वृद्धि हो चुकी थी। 64,889 करोड़ विदेशी जो मुद्रा प्राप्त हुई थी 2010 में। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का कितना प्यारा जगह है ये अरुणाचल प्रदेश है। बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की सेहत, ये कुफड़ी है। यहाँ पे ड्रीम डेस्टिनेशंस जैसे कि इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका 1 नंबर। देखिए इंडिया हमारा चौथे नंबर पे है। किसमें? इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन, यानी कि छुट्टियों के दिन में हॉलीडे हेवन करना, यानी कि जो हमारा भारत है ना, इस पे छुट्टियों में बहुत ही ज़्यादा लोग हेवन, इसको स्वर्ग के रूप में मानते हैं। अगर माना जाए तो इंडिया हमारे चौथे स्थान पर, अगर पहले स्थान पर इटली है और दूसरे स्थान में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर इंडिया, चौथे स्थान में अफ्रीका, पाँचवें स्थान पे फ्रांस, थाईलैंड, स्पेन, ब्राज़ील से ना। लेकिन ये जो डाटा है ना स्टूडेंट, ये बहुत पहले का डाटा है, इससे आप देख कर नहीं चलिएगा आगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि 2010 में भारत 57.8 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए और 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग के रूप में संलग्न यहाँ पे हुए। तो ये स्टूडेंट ये टूरिज्म के बारे में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आपका ये जो चैप्टर था, आज मैंने ये 10th क्लास के ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये कम्प्लीटली आज फिनिश हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं मानता हूँ, मुझे उम्मीद होगी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो ये पसंद आए तो अपने दोस्तों और जितने भी अपने साथी मित्र हैं उनके बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करने को बोलिए और लाइक्स करने को तो ज़रूर बोलिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।